हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम अमित कुमार है। अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भाई शुरुआत करते हैं, जल्दी से आ जाएंगे सभी डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे साथी। स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स में जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अपने पास ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर चल रहा है उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं लेने वाला हूँ उस क्वेश्चंस को और वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मैं लेके आता हूँ। मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करेंगे सभी। ओके, बिल्कुल। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से लेट नहीं करते हैं, आगे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे दोस्तों, लेट नहीं करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो ये है। पहली बात तो जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। जेईई मेंस में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन आपको दिखा देंगे। एक एलआर सर्किट है, ठीक है ना। एक एलआर सर्किट है जिसका जो आयल जो है हमें नहीं दे रखा है, लेकिन एलआर दे रखा है, और जिसकी जो डिसिपेशन है, पावर जो डिसिपेशन है वो कितनी कर रहा है। पावर डिसिपेशन कर रहा है 400 वोल्ट। और जिसका जो वोल्टेज है, जब भी वोल्टेज देगा तो VRMS हमें ट्रीट करना है उसको। तो 250 वोल्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी जो अपने पास है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमने दे दी, ठीक है। दी पावर फैक्टर, इसका जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर को हम cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी 0.8। In order to bring the power factor to unity, a capacitor of C is added in series of the L and R, taking the value of C, this, then value of N. तो क्वेश्चन ये है कि यदि मैं इस पावर फैक्टर को यूनिटी करना चाहता हूँ, इसको एक करना चाहता हूँ, इसको यूनिट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने एक C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को हमने इसके साथ ऐड कर दिया सीरीज में, और अब जो है cos फाई कितना हो गया, 1 हो गया। C की वैल्यू हमें बताओ, C की वैल्यू हमें बताओ जब cos फाई 1 हो जाए। प्यारे दोस्तों एक बात बताना जरा, cos फाई की वैल्यू अभी तो ये दे रखी है, अब कह रहा है कि 1 हो गई cos फाई। देखो जरा, मेरे को अगर याद हो, जहां तक मुझे याद है कि cos फाई की वैल्यू जब LCR हो तो उसमें होता है R/Z, जनरल फॉर्मूला cos फाई इक्वल टू R/Z। Z इस सिचुएशन में ये होगा कि मान लो XL ज़्यादा है, XL माइनस XC की होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही होता था क्या। अब इसकी वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब XL इक्वल टू XC हो जाए। जब XL इक्वल टू XC हो जाए तो cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये रेजोनेंस कंडीशन में है, ये स्टेडी स्टेट में है, यानी ओमेगा एल आएगा। हमें क्या निकालना है, C की वैल्यू, है ना। तो XL जो हो गया ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो C की वैल्यू प्यारे दोस्तों 1/, ठीक है ना, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू N। अगर मेरे पास L आ जाए तो काम बन जाएगा, अगर मेरे पास L आ जाए तो काम बन जाएगा। और L आने के लिए कंडीशन दे रखी है, जो भी क्वेश्चन में देता है वो किसी पर्पज़ के लिए देता है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि एवरेज पावर जो, ये देखो एवरेज पावर से ट्रीट करेंगे इसको। तो एवरेज पावर जो डिसिपेशन है वो कितनी है, वो है 400 वोट, ठीक है ना। और एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता था, अगर मेरे को याद है जहां तक, IRMS VRMS cos फाई, यही होता था क्या जी, बिल्कुल होता था। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा मुझे, मैं खुश हो गया, वाह जी वाह। ओके, तो एवरेज कितनी है, P एवरेज 400, तो 400 वोट को मैंने इक्वल किया। VRMS कितना है 250, यानी 250, और IRMS मुझे नहीं पता, IRMS मैं निकाल लूँगा। cos फाई की वैल्यू कितनी है, 0.8 है। यहाँ से क्या IRMS की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो पॉइंट हटेगा, ये 10 आएगा नीचे, ठीक है ना। तो 8, ठीक है ना, 8 5 जा 40 हो गया, और यहाँ पर 5 से कट किया तो 5, यहाँ पर 2 यानी 2। IRMS आया 2 एम्पियर करंट। IRMS कितनी है, 2 एम्पियर करंट हो गई, ठीक है। मुझे चाहिए L चाहिए, IRMS पता है, L चाहिए।
तो कोस फाई जो होता है वो होता है आर अपॉन जेड। जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अंडर रूट में एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोस फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.8। 0.8 अपने पास कोस फाई की वैल्यू, आर अपॉन जेड, जेड अपने पास है। ठीक है, एक और बात बता देता हूं मैं, आई आर एम एस जो होगा वो होगा वी आर एम एस अपॉन जेड। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। आई आर एम एस कितना है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर अपने पास है। वी आर एम एस कितना है, वी आर एम एस है 250। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगा 125 ओम। ये रिएक्टेंस है, ठीक है ना, जेड आ गया। अब जेड आ गया मेरे पास, जेड 125 आ गया, ठीक है ना। तो जेड की वैल्यू जब मैं, मुझे क्या चाहिए, एक्सेल चाहिए ना, अब आर नहीं पता, ठीक है। तो आर कैसे निकाल लेंगे पहले दोस्तों, आई आर एम एस, ठीक है ना, आर हमें निकल जाए तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, आ तो रहा है आर। जेड की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 125, ठीक है ना, 125 हमने पुट किया तो देखो आर की वैल्यू कितनी आई, 0.8 इंटू 125, ये अपने पास आएगी आर की वैल्यू। जब आर की वैल्यू आ गई ना तो यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देंगे, कोस फाई की वैल्यू हमें पता ही है 0.8, एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी। वाह सर, तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ, देखो इस फॉर्मूले में कोस फाई की वैल्यू हमने रख दिया 0.8 इज इक्वल टू, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 0.8, ठीक है ना, 0.8 इंटू 125 अपने पास ये है, और एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में एक्सएल तो हमें निकालना है प्लस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें पता लग गई 0.8 इंटू 125 का होल स्क्वायर। जब हम एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होगा प्यारे दोस्तों, देखो ऐसे ही करो यार, तुम वैल्यू मत पुट करो डायरेक्ट। जब मैं इस तरफ ले जाऊँगा, ठीक है, जब मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या आर स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा क्या, ठीक है। और फिर मैंने स्क्वायर कर दिया तो एक्सएल स्क्वायर बचा, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, तो और अंडर रूट में ये आ जाएगा एक्सएल, ये वैल्यू आई। तो आर तो मैंने बाहर ले लिया अंडर रूट में, ठीक है ना, और यहाँ पर बचा 1/0.8 का होल स्क्वायर, यानी मेरे पास आएगा 1/0.8 का होल स्क्वायर, यानी अपने पास 100/64 माइनस 64/64। तो एक्सएल कितना, आर की वैल्यू है 0.8 इंटू 125, और यहाँ पर हो गया 36, यानी 6/8 हो गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया अपने पास, ये नीचे आ गया 10, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, 25 हो गया, और ये हो गया 3 हो गया, और ये हो जाएगा 75। तो एक्सेल जो आया 75 आ गया। जब एक्सेल 75 आ गया तो हम देखो डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ ना, एक्सेल जब 175 आ गया तो अब सी की वैल्यू निकल जाएगी। सी की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 75 इंटू ओमेगा कितना है 2πf, यानी 2π बोले तो 3.14, और एफ की वैल्यू कितनी है 50, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लोगे क्या तुम लोग, एन की वैल्यू, ओके। सी की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है n/3π माइक्रोफेरेड में, ठीक है ना, ये फेरेड में आएगी। तो 3π, ठीक है ना, 3π है तो पाई को पाई रखते हैं ना, इसको पाई को पाई रख दो, तो ये 2π है। मेरे को 3π बनाना है, ओके जी, अच्छा लगा मुझे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो पहली बात तो, अब माइक्रो में चाहिए, ठीक है ना, माइक्रोफेरेड में चाहिए, और एन की वैल्यू हमें निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने पास 10⁻⁻6 को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻6, ठीक है। तो ऊपर जब 10⁻6 जाएगी और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 50 इंटू 75 इंटू 2 इंटू पाई, और ये हो गया माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रोफेरेड। 10⁻⁻6 माइक्रो में चला गया। अब देखो ज़रा, अब देख लो ज़रा, देख लें, बिल्कुल। तो ये 10⁻6 है, यानी यहाँ पर अगर 10⁴ कर दूँ तो अपने पास 100 बचेगा, यानी ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 वाला 2 ये कैंसिल आउट हो गया। समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझते जाओ, तुम देखते जाओ। और फिर मैं इसको काटता हूँ, मेरे को 3 लाना है, ठीक है ना।
तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 100 से मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो 25 चौक 100 हो गया, और यहाँ पर 25 75, ठीक है ना, और ये 100 बचा, ओके। और ये हो गया माइक्रोफेरेड। तो अब देखो एन कितनी वैल्यू आ रही है, क्या एन की वैल्यू 400 आ रही है? ओ माय गॉड, एन की वैल्यू 400 आ रही है, यस। ओह, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी इसमें। पहले हमने क्या किया, देखो कंडीशन क्या थी, हमें ये वैल्यू दे रखी थी कि एल और आर था, इसमें पावर कंजम्पशन हमें दे रखा था, ठीक है ना, और पावर कंजम्पशन ने दे रखा था, और कोस फाई की वैल्यू ये दे रखी थी। अब ये बोल रहा है यदि हमने सी को इसके सीरीज में जोड़ दिया, और जोड़ने के पश्चात क्या हो गया, जो कोस फाई है जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू 1 हो गई। जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हमें बताओ सी की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कंडीशन क्या बोला, कोस फाई की वैल्यू आप 1 बोल रहे हो, बोला हाँ, तो ठीक है। तो 1 बोलने के लिए इसकी मतलब एक्सएल माइनस एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो आर अपन आर 1 हो जाएगा। तो एक्सएल को मैंने एक्सी कर दिया, मतलब रेजोनेंस वाली कंडीशन। अब एक्सएल इक्वल टू एक्सी के लिए हमें निकालना क्या था, सी। तो सी की वैल्यू हमें निकाल दी, इसके लिए हमें एक्सएल चाहिए था, एक्सएल हमने इस कंडीशन से फुलफिल कर लिया, ठीक है, बराबर है, ओके। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा, देख ले जरा, बिल्कुल देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जरा, देखो, देख ले, यस सर, देख लो फिर, आ जाओ जरा। एन LCR सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ऑफ 110 ओम and a supply of 220 volt at 300 radian per second angular frequency, okay. If only capacitance is removed from the circuit, current lags behind by voltage by 45 degree। देखो इसको हम, ये कौन से में पूछा हुआ है, 2021 में। ये बोल रहा है कि आपके पास एक L है, एक C है और एक R है। LCR सीरीज सर्किट है, LCR। रेजिस्टेंस जो है कितना है, का सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ऑफ 110 ओम। तो इसका मतलब Z की वैल्यू दे रखी है 110 ओम, समझ रहे हो आप। और सप्लाई कितनी है अपने पास, 220 वोल्ट एट 300 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड यानी एंगल दे रखा है, यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, कितनी दे रखी है, 300 एंड रेडियन पर सेकंड हमें दे रखी है। सप्लाई कितना है, 220 वोल्ट, यानी VRMS कितना है, 220 वोल्ट है, ठीक है। इफ ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड, अगर कैपेसिटेंस को रिमूव कर दिया जाए, मतलब कौन सा बनेगा, LR सर्किट बचेगा। करंट लेग्स बिहाइंड बाय द वोल्टेज, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि करंट लेग करेगी इसमें। तो करंट मान लो इसमें अब ये हो गई, और वोल्टेज जो अपने पास लीड करता है इसमें, वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। समझ रहे हो ना इतनी बातें, क्या हमने इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे होता है, ठीक है। करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई 45 डिग्री, ओके, ठीक है ना, 45 डिग्री है। इफ ओनली कैपेसिटेंस को रिमूव कर दिया जाए तो करंट लेग्स बिहाइंड बाई द वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, VR आता है क्या, यहाँ से VR आता था क्या, और VR वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट जो अपने पास ये आएगा V वेक्टर। और ये बोल रहा है ये 45 डिग्री है, ठीक है ना, 45 डिग्री है। अब जब 45 डिग्री होगा ना प्यारे दोस्तों, तो मुझे एक बात होता है, ये तो हमने वोल्टेज के रूप में हमने फेजर डायग्राम बनाया, लेकिन अगर हम इम्पीडेंस के फॉर्मेट में बनाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सएल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, R, और यहाँ पर हो जाता है Z की वैल्यू अपने पास रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाती थी, और ये कितना है, 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, तभी तो बीच से कट करता हुआ रेजिस्टेंस निकलेगा। यानी XL कितना होना चाहिए, XL इज इक्वल टू R होना चाहिए। इफ ऑन अदर हैंड इज ओनली इंडक्टर इज रिमूव्ड, अगर इसको केवल इंडक्टर को रिमूव कर दिया जाए, केवल इंडक्टर को, तो अपने पास RC सर्किट बनेगा। देन RC सर्किट बनेगा तो उसमें करंट लीड करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करंट लीड करनी भी चाहिए। करंट लीड करनी चाहिए, वोल्टेज जो वो घटेगा,
यानी ये VL था, यहाँ पर ये VC वेक्टर है, घटेगा, बिल्कुल घटेगा। और इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, V वेक्टर रिजल्टेंट दिया जाएगा, यहाँ पर अपने पास बोल सकते हैं VR वेक्टर है, तो ये फाई हो गया। अब इसमें भी मैं क्या करूँगा, इसमें भी अगर मैं ये R बनाऊँ, अगर इसमें मैं Z बनाऊँ, इसमें मैं बोलूँ क्या अक्ष C बोलूँ क्या, बिल्कुल, तो ये अपने पास Z बनेगा और ये बोल रहा है 45 डिग्री, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, अक्ष C इक्वल टू R होने चाहिए, अक्ष C इक्वल टू R होना चाहिए। तो हमें पूछ रहा है इफ होना चाहिए 45 अप्लाइड द RMS करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट विल बी, इस सर्किट में RMS करंट पूछ रहा है, ये दो कंडीशन दे दी और ये बोल रहा है कि इसमें RMS बताओ, RMS करंट बताओ, RMS करंट बताओ, ये पूछ रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो अक्ष L इक्वल टू R है, अक्ष C इक्वल टू R है ना, अगर दोनों ये कंडीशन दे दी, हमें ये हटाते हैं तो अक्ष L R के इक्वल हो जाता है, अक्ष C R के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, अक्ष L इक्वल टू अक्ष C है, अक्ष L इक्वल टू अक्ष C है, ठीक है ना। मतलब ये समझ पा रहे हो तुम सोच पा रहे हो, जब हमने C को हटाया तो LR में हमने देखा कि 45 डिग्री है, जब हमने अपने L को हटाया तो CR में हमने देखा 45 डिग्री। इसका मतलब क्या पता चला, हमें अक्ष C की वैल्यू पता चली और अक्ष L की वैल्यू पता चली, और ये दोनों R के इक्वल आ रही है, इसका मतलब अक्ष L और अक्ष C दोनों इक्वल हैं। जब अक्ष L और अक्ष C इक्वल हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें जब अक्ष L इक्वल टू अक्ष C है तो क्या रेजोनेंस की कंडीशन होगी, और जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी तो क्या Z की वैल्यू R के इक्वल हो जाती है, और Z की वैल्यू जब R के इक्वल हो जाती है तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, RMS पूछा, IRMS, तो IRMS कितना हो जाएगा, VRMS अपॉन R, तो VRMS कितना है, VRMS हमें दे रखा है 220, यानी 220, और R कितना है, R की वैल्यू कितनी है, यस, रेजिस्टेंस दे रखा ना LCR का, बिल्कुल, तो 110 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रेजोनेंस की कंडीशन में अपने पास है। ये Z कितना है, R के इक्वल होगा, तो यहाँ से अपने पास 2 एम्पियर की करंट आ जाएगी, यानी अपने पास D ऑप्शन हो जाएगा करंट। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक वाला क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लेना ज़रा जल्दी से, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करें, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तुम कहो तो डिस्कस कर लूँ मैं, बिल्कुल, तो कर लो सर। तो देखो ज़रा, JEE मेंस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, JEE मेंस 2020, बहुत ईजी है प्यारे दोस्तों। ए प्लेनर लूप ऑफ वायर रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली एट t इक्वल टू 0, ठीक है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक रोटेट्स विद पीरियड ऑफ 10 सेकंड, यानी टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है 10 सेकंड हमें दे रखा है, ठीक है। अबाउट नेक्स्ट प्लेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन क्या है, एक प्लेनर लूप है, ठीक है ना, एक लूप दे दिया, वो लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट कर रहा है। आपको हमने बताया था जब ऑल्टरनेटिंग करंट हमने स्टार्ट किया था, कि हमने आपको बताया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन कैसे होता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट किन किन तरीकों से किया जा सकता है प्यारे दोस्तों, जब हम फ्लक्स में चेंज करते हैं। हमने आपको ये जो बातें थी, शायद ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में बताया था, उसमें हमने बताया था कि जो फ्लक्स में चेंज है वो कैसे कैसे हो सकता है, और हमने बताया था किसी एक कोयल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं तो उसमें होता क्या है, जो उसका जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उनके बीच का जो एंगल है वो वेरी करता है, बदलता है, और उसके कारण जो होता है कि क्या है कि उस प्लेन से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। देखो, अगर मैं आपसे बताऊं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, प्लेन के अंदर की, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि मैं ये करूं कि यहाँ पर एक अपने पास एक ये ले लूं, सर्कुलर वायर ले लूं, ठीक है, लूप ले लूं, और यदि मैंने इसको रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट मैंने इसको रोटेट करवाना स्टार्ट कर दिया, इस सिचुएशन में अगर मैं इसका नॉर्मल बताऊं तो नॉर्मल ऊपर की तरफ है कि नहीं है, बिल्कुल है जी, आजी वाह जी वाह। ऐसे अंदर की तरफ ले लो ताकि अच्छा रहे, अंदर की तरफ ले लो,
नॉर्मल जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर, वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है कि नहीं है? अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बताऊं, ये देखो ऐसे, ठीक है, समझ गए? या ऐसे कर लो, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये भी ऐसे है, तो इसमें बताओ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0। जैसे जैसे ये रोटेट करेगी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा जो वो चेंज होगा? तो थीटा है किसी इंस्टेंट के ऊपर, मान लो ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है, ऐसे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है, ठीक है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो थीटा क्या होगा? ओमेगा इंटू टी। और उस सिचुएशन में इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? फाई इंटू बी ए कोस थीटा होता है क्या? तो बी ए कोस थीटा उस इंस्टेंट पर ओमेगा टी हो जाएगा। और मान लो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें यदि एन है, तो टोटल जो मान लो इसमें नंबर ऑफ एन है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी एन बी ए कोस ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ईएमएफ जो होगा, अगर मैं फेराडे का सेकंड लॉ यूज करूं तो ईएमएफ डी फाई अपॉन डी टी होगा। तो अगर मैं यूज करूं यहाँ पर, तो ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये अपने पास बनेगा ईएमएफ। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम और मिनिमम कब कब होगा, और बशर्ते हमें दे रखा है कि इसका जो टोटल टाइम पीरियड है, मतलब इसका एक चक्कर करने में इसको जो लगने वाला जो समय है वो कितना है? 10 सेकंड है। तो ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा प्यारे दोस्तों? तुम ही बताओ ना। ईएमएफ मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो। यानी अगर मैं बोल दूं कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू आप 1 कर दो, यानी मैं बोलूं कि ओमेगा टी की वैल्यू आप कर दो π/2, क्या कर दो? π/2 कर दो। मजा आ जाएगा ना? आ जाएगा मजा। यानी 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी इंटू टी इज इक्वल टू π/2, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा t/4 सेकेंड, और t/4 बोले तो 10/4, यानी t इज इक्वल टू हो गया अपने पास 2.5 सेकेंड, ठीक है। मिनिमम के लिए साइन ओमेगा टी 0 होगा। अब ये माइनस वाला लफड़ा मत कर लेना तुम लोग कि माइनस आ जाएगा, नहीं, वो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना प्यारे दोस्तों, वो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलूँ कि इस सिचुएशन में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है, ठीक है ना, और अगर मैं ऐसे रोटेट कर ऐसे कर लूँ तो अब की बार क्या हो जाएगा? बस नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा, और क्या है, फ्लक्स तो मैक्सिमम ही है। तो हमें तो इससे चाहिए, ईएमएफ से मतलब चाहिए, है ना। तो साइन ओमेगा टी जो है कब 0 होगा, ठीक है ना, कब 0 होगा? जब मैं बोलूँ कि एंगल जो है ना, ये एंगल ये पाई हो जाए, साइन पाई 0 हो गया, ओमेगा टी साइन पाई 0 होता है। अगर थीटा की वैल्यू मैं पाई ले लूँ तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मिनिमम चाहिए ना हमें, बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ओमेगा टी की वैल्यू मैंने पाई कर दी, और ओमेगा होता 2 पाई अपॉन टी, और टी की वैल्यू मैंने पाई कर दी, तो टी की वैल्यू मेरे पास बची t/2, यानी मेरे पास बचा 5 सेकेंड। अब क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब मैक्सिमम कितना है? 2.5 सेकेंड, और मिनिमम कितना है? 5 सेकेंड। डी ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। सही बात है, सही बात है, ठीक है, नोट कर लो जरा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। जेईई मेंस 2020 अगेन एलसी सर्किट दे रखा है, इम्पीडेंस एल दे रखी है, एल इज इक्वल टू हमें दे रखा है 40 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 100 माइक्रोफेरड दे रखा है हमें 100 माइक्रोफेरड। इफ ए वोल्टेज वीटी, अपने पास वोल्टेज जो दे रखी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 10 साइन 340 t 14t।
देन करंट इन दी सर्किट इज गिवन। अच्छा करंट पूछा है, ओ हो, इतना इजी कौन देता है। एलसी है, वोल्टेज दे रखा है, एलसी दे रखा है, करंट हमें निकालना है। तो हम जो है क्या करेंगे, देखना जरा, मुझे एक बात बताओ, एलसी सर्किट को यदि मैं ड्रॉ करूं ना, ओनली एलसी है, तो हम कैसे ड्रॉ करते थे, हम ये बेस लाइन ये बना लेते थे, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस हो करंट, ठीक है ना, करंट की बेस लाइन हम ऐसे बना लेते थे। और हम कहते थे कि जो कैपेसिटर हो, तो कैपेसिटर क्या करता है, लीड करता है करंट, यानी ये जो VL आ जाएगा ये इसमें वोल्टेज लेग करेगी, और ये जो हो जाएगी वो करेगी क्या, ये अपने पास हो जाएगा VC, ये VC होगा ना, करंट लीड करती है, और ये इंडक्टर। हमें ये पूछा है VT हमें दे रखा है ना। अगर मैं बात करूं आपसे कि इसकी जो पीक वैल्यू करंट की वो कितनी होगी, आई नोट कितनी होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ V0 अपॉन Z हो जाएगी, बोल सकता हूँ। तो Z कितना है, देखो अगर मैं इसी को अगर मैं उसमें बनाऊँ, इम्पिडेंस में बनाऊँ, तो ये हो जाएगा XL और ये हो जाएगा XC, ठीक है ना। अब यदि मैं XL की वैल्यू निकालूँ, XL निकालूँ, ओमेगा L हो जाएगा, ओमेगा कितना दे रखा है अपने पास, ये दे रखा है ओमेगा T, यानी ये हो गया 314 ओमेगा L की वैल्यू हमें दे रखी है 40 मिली हेनरी, ठीक है ना, मिली हेनरी दे रखी है। और XC कितना हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C, यानी 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा कितने अपने पास 314, और C की वैल्यू अपने पास अगेन दे रखी है माइक्रोफेरेड में, है ना। तो यहाँ पर 10⁻6 हो जाएगी, ये अपने पास 10⁻³ हो जाएगा, मिली है 10⁻³ हो गया, XC आ गया, XC और XL, ठीक है ना। ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं XL की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो तो XL की वैल्यू मैं निकालूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई मुझे करना आता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, देखो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 आ जाएगा, 10⁻⁻² आ जाएगा। XC यदि मैं निकालूंगा तो 10⁴ आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 314। ओके, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है देखते हैं ज़रा। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में भी लिखूं, यानी 300 मान लूं, तो 2 आएगा, 1/3 इंटू 10⁻²। अगर मुझे I0 निकालना है तो ऑप्शन अगर मैं देखूंगा तो क्या ऑप्शन क्लोज हैं, 0.52 और 10 5.2 अलग अलग है, मतलब अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं ना। तो देखना तो ज़रा, अगर मैं इसको निकालूं तो कितना हो जाएगा, यानी मेरे पास होगा अप्रोक्सीमेशन 33 पॉइंट कुछ बनेगा, ठीक है ना, इतना बनेगा। और इसमें जो बनेगा वो अप्रोक्सीमेशन में बोल दूं कि ये हो जाएगा 12.56, ठीक है ना। XC ज़्यादा है, XC ज़्यादा है तो रिजल्टेंट जो जाएगा ये इस तरफ जाएगा, XC ज़्यादा है तो ये बनेगा XC माइनस XL, और करंट ये है, करंट ये है, ठीक है ना। अपने पास करंट ये है और VC अपने पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि VC क्या हो जाएगा I इंटू XC, और VL कितना हो जाएगा I इंटू XL, ये तो होगा। इसका मतलब ये इस तरफ जाएगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अपने पास ये रिजल्टेंट होगा VC वेक्टर माइनस का VL वेक्टर, तो रिजल्टेंट इस तरह बनेगा। तो अपने पास, ठीक है, अगर मैं करंट की वैल्यू बताऊं तो करंट जो है रिजल्टेंट जो ये वोल्टेज है इससे π/2 आगे है, π/2 लीड कर रहा है, π/2 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है, π/2 करंट लीड कर रहा है π/2 से। और
मुझे क्या निकालना है, EM वो निकालना है पीक वैल्यू, ठीक है ना। तो पीक वैल्यू मेरे पास हो जाएगी आई नोट इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना, वी नोट अपॉन अपने पास हो जाएगा Z, ठीक है। अपने पास R की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, यानी XL माइनस XC अपने पास ये हो जाएगा Z, ठीक है। क्योंकि इसमें R तो है नहीं, अदरवाइज रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं। तो Z केवल इतना आ जाएगा XC माइनस XL, यानी 33 में अगर मैं 2.56 घटा दूं, जो मुझे आता नहीं है, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 21 के अप्रोक्सीमेशन आ रहा है। और 21 को मैं अगर 10 से डिवाइड करूँ ना, अगर मैं कैलकुलेटर निकाल लूँ तो मुझे अच्छा रहेगा, मेरे को सहूलियत रह जाएगी, ठीक है, तो अच्छे से हो जाएगा। तो अपने पास 10 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं डिवाइड कर देता हूँ 33 माइनस 12.56 से, तो मेरे पास जाएगा 0.489, ठीक है। तो 0.48 लगभग 0.52 मान सकता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया ना। अगर एग्जैक्ट भी निकालूँ मैं तो देखो कितना हो जाएगा, $20.77 और वी नोट कितना है 10, 0.48 आ रहा है, ठीक है ना, लगभग 20.5 बन रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है अप्रोक्सीमेशन अगर मैं बताऊं, अगर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट करूं तो 0.48 आ रहा है, मतलब 0.52 में मान सकता हूं अगर आई नोट बनाऊं। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नोट 0.52 वाला आएगा, मतलब इसमें ऑप्शन कितने कट गए, इसमें ऑप्शन कट गए, थर्ड और फोर्थ अपने ऑप्शन कट गई, ओनली 2 ऑप्शन बचे। अब इसमें देखना करंट जो है, अगर मैं करंट की वैल्यू लिख रहा हूँ तो ये कितना π/2 लीड कर रही है, तो 314 प्लस π/2 करूँगा, लीड करेगी ना, और ये हो जाएगा कोस 314t, ये बनेगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन लेके करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हालांकि अप्रोक्सीमेशन अपना 0.49 आ रहा है, ऐसा कुछ वो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 0.52 हम ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। देखो सी ऑप्शन में 10 आ रहा है, डी ऑप्शन में 5.2 है, लेकिन ए और बी ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो उसमें 0.52 है, तो ये अपने पास चल जाएगा, चल जाएगा भाई, बिल्कुल चल जाएगा सर, वाजिबा, ठीक है। ठीक है, सही है, सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यानी ये हो गया अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम डिस्कस करें ना पहले दोस्तों, तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है, जेईई मेंस 2020 में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो जरा, एन इंडक्टेंस कोयल हैज ए रिएक्टेंस, इंडक्टेंस कोयल का रिएक्टेंस हमें दे रखा है, इंडक्टेंस कोयल यानी एक्सल दे रखा है, एक्सल दे रखा है 100 ओम, व्हेन एन एसी सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, वाह, 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बहुत ज़्यादा है। अप्लाई टू द कॉल, द अप्लाइड वोल्टेज लीड द करंट बाई 45 डिग्री, यानी वोल्टेज लीड 45 डिग्री, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल, यानी सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल, ओके। देखो पूछ क्या रहा है, हमें ये रिएक्टेंस दे रखा है ना, जेड दे रखा है, रिएक्टेंस हमें जेड दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, इसका मतलब इसमें रजिस्टर भी है, तभी लीड करेगा। देखो
अगर मैं बात करूं, ये दे रखा है अपने को इंडक्टर कॉइल, ठीक है, और ऐसे सिग्नल हमें दे रखा है अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। जब मैं इसको अगर फेजर डायग्राम बनाऊं तो ये तो हमारे पास रजिस्टर वाली लाइन हो जाती थी, जो बेस लाइन जो करंट वाली होती थी, ठीक है ना, इसमें हम बोल देते थे ये वी आर वेक्टर हो गया। लेकिन यदि मैं बात करूं कि इंडक्टर के लिए जो है वोल्टेज ये लीड करता है, रिजल्टेंट जो बोल रहा है ना, रिजल्टेंट जो वेक्टर आ रहा है, रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो क्या बोल रहा है, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, लीड्स द करंट बाई 45 डिग्री से लीड कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज जो है, ठीक है ना, रिजल्टेंट वोल्टेज यही आएगा इसके सिरों पर, ठीक है ना, ये एलआर सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो अप्लाइड वोल्टेज या रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पर आएगा, वो कितना है, वो 45 डिग्री से लीड कर रहा है। अब 45 डिग्री से लीड कर रहा है, इसका मतलब मैं ऐसे बहुत बता सकता हूँ क्या, देखो ज़रा, क्या मैं ऐसे बता सकता हूँ कि ये जो VL है ये और VR दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ XL इज इक्वल टू अपने पास R इक्वल हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा R। सेल्फ इंडक्टेंस हमें पूछा है यानी ओमेगा L, ठीक है ना, और Z हमें दे रखा है। अगर मैं बोलूँ कि ये Z है, ठीक है ना, यहाँ से देखो ये Z होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा Z, और यहाँ पर हो जाएगा ये XL हो जाएगा, और ये हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ Z की वैल्यू हमें पता है और XL हमें निकालना है, तो अगर मैं ये 45 डिग्री है तो देखो Z कोस, अगर मैं बोलूँ कि Z कोस 45 डिग्री जो है वो XL हो जाएगा, और Z कितनी है 100, तो 100/√2 हो गया, और XL कितना ओमेगा कितना है, ओमेगा 2πf और L, तो 2π और F कितना है 10⁻3, और ये हो जाएगा L की वैल्यू अपने पास निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/20 बचेगा, 20√2π बचेगा, ये अपने पास वैल्यू बचेगी। तो मुझे कर लेना चाहिए कि इसको सोल्व कर लूँगा मैं, जी मिनट लगेगी जी, अजी मिनट लगेगी मुझे। अगर मैं इसको सोल्व कर, देखो 100√2 की वैल्यू 1.4 होती है, 1.4 को यदि मैं करूँगा 2.8 बनेगा, तो 1/2.8 बनेगा, 1/2.8 इंटू 10⁻⁻1 बनेगा, ठीक है ना। अब 10⁻⁻1 अगर मैं इसी को 1/2.8 3 बोलूँ तो 0.33 के समथिंग आ रहा है, नहीं इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, चलो 1/2.8 में निकालूँ तो 0.35 आ रहा है क्या, ठीक है। ये सही है क्या अपनी कैलकुलेशन, तो हमने कैलकुलेशन सही की थी क्या, यस ये तो हमारा क्या सही है, ये तो सही है, बस इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कर लो फिर आ जाएगा आंसर, आना चाहिए। (2√2) 2.8 हो गया, और 2.8 हो गया, और मैंने 3.1 से भी मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ना इसको, ओ माय गॉड, तो 1/ मैंने मल्टीप्लाई किया 2.8 इंटू 3.14, तो ये आया 0.11 इंटू 10⁻⁻1, और ये आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻2। अब बताओ, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2020 में, सारे 20 में आए हुए हैं अभी देखो। क्वेश्चन पूछा है भाई, आर जो एसी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, एन एसी सर्किट हैज़ आर इज इक्वल टू 100 ओम, सी की वैल्यू है वो 2 माइक्रोफेरड है, एल जो है वो है 80 मिली हेनरी, कनेक्टेड इन सीरीज दी क्वालिटी ओ माय गॉड, क्वालिटी फैक्टर पूछा है, क्वालिटी फैक्टर पूछा है,
क्वालिटी फैक्टर पूछा है, क्यों पूछा है, क्यों क्वालिटी फैक्टर बताया था फॉर्मूला, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमने बताया था। वो रेजोनेटिंग कंडीशन के लिए, रेजोनेंस वाली जो कंडीशन आती है उसमें हमने ग्राफ बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था, हमने 2 वैल्यू रखी थी, ठीक है, उसकी पीक वैल्यू का हाफ हो जाता है, उनका डिफरेंस, उन फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, हमने बोला था इसको ओमेगा 1 ओमेगा 2 बोल दो, और ये अपने पास आ जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। ऐसा बताया था नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। और जब इससे रिजल्ट हमने निकाला था तो Q इक्वल टू अपने पास आया था एक्सएल अपॉन आर आया था, ठीक है, और एक्सएल इक्वल टू एक्सएस हो जाता तो एक्सएस अपॉन आर आया था, ठीक है ना। और हमने ये भी बताया था एक्सएल जो होगा, देखो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। और मैं अगर एक्सएल की वैल्यू में रखूँ ओमेगा एल, ठीक है ना, एल अपॉन आर, ओमेगा की वैल्यू में रख दूँ 1/√LC, तो क्वालिटी फैक्टर मेरे पास आया था 1/R√L/C। अब वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ नहीं है। 1/R कितना है? 100 है, और अंडरूट में एल कितना है? एल अपने पास 80 मिली हेनरी, और सी कितना है? 2 माइक्रोफेरेड, यानी 10⁻⁻6 हो गया, यानी 1/100। यहाँ पर देखो जरा, 10⁻⁻2 बचा, ठीक है, 10⁻³ बचा, ये 4 हो गया, 4 हो गया तो 2 वाली बाहर आ गई, और ये 2 बाहर आ गया, यानी 2 बच गया। चेक करने दो कैलकुलेशन, 2 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, आगे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टाइम देखने दो मुझे। 41। तीन क्वेश्चन ये बचे हैं अभी, और दो क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन बचे हैं, और फिर हम और आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही रखेंगे आज के लिए। क्वेश्चंस हमारे पास चलते रहेंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कशन होती रहेंगी, और मैं आपसे मिलता रहूँगा, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है? स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए क्या करना है? डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है अगेन। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, पर्सनल क्वेरी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है? स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।